इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। ये वीडियो सुना आपने। इस वीडियो में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी उनको दिखता नहीं है, उसके बाद एक युवा नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, युवा सांसद भी हैं, उनके पिताजी गगोई मुख्यमंत्री रहे, अब वो एमपी हैं। उन्होंने कहा कि आप तो मोदी जी जाति की बात नहीं करते थे। बगल से अमित शाह की आवाज आती है कि ओबीसी जाति नहीं है, क्लास है। सोचिए, ये बात तो है कि बीजेपी के पास एक रिसर्च टीम है और इनको, कांग्रेस वाले को ये भी नहीं पता है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस देश में एक जाति है गरीब और एक जाति है अमीर। मैं और जाति नहीं मानता हूं। दरअसल एससी एसटी ओबीसी जाति नहीं है, ये क्लास है, वर्ग है, ये जातियों का समूह है। जितने अनटचेबल जिनको कहा गया, उनको बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनाया और एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर ओबीसी बनाया। जो ज़्यादातर किसान कम्युनिटी के लोग हैं वो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको ओबीसी का दर्जा दिया। तो ये जातियों का समूह है, 4000 जातियों का, और ये बाबा साहब के संवैधानिक प्रावधान से बीपी मंडल साहब ने इसको एक धागे में बांधा। तो सोचिए, अमित शाह का होमवर्क तो शानदार है। हम लोग आपको बार बार समझा रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी जाति नहीं है, ये जातियों का समूह है, वर्ग है। जैसे मनुवादियों ने 4 वर्ण कुव्यवस्था बना रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाबा साहब ने इसको पलट दिया। पहले जो वर्ण कुव्यवस्था थी, जो जाति कुव्यवस्था थी, उसमें सारे अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास था, शूद्र और अछूत के पास कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान में एससी एसटी ओबीसी किसानों को ज्यादा अधिकार दिया, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिया। खैर, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और सबसे बड़ी गलती है आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। और उनकी इस गिरफ्तारी का नतीजा ये है कि अब बीजेपी से 15 करोड़ वोटर नाराज हो गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कहा है कि हमने लगभग 1.5 से 2 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए हैं और 2 करोड़ नए ऐड किए हैं। टोटल 96 करोड़ करीब वोटर हैं। आप भी अपना वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें, ऑनलाइन चेक करें या बीएलओ है उससे मिले। आपके नज़दीक में जो चुनाव आयोग का दफ्तर है वहां जाकर जरूर पता करें, नहीं तो 2024 से पहले कहीं बड़ा खेल ना हो जाए। अब बात हेमंत सोरेन की और उसी से बिहार की। सोचिए किस तरह की बीजेपी बेईमानी करती है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, पहले उस पर आऊंगा। प्रधानमंत्री ओबीसी कहते हैं, लेकिन सोचिए उस मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को कैसे छीन रहे हैं। आरएसएस के इशारे पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेंट्रल स्कूल में ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तब एमएचआरडी में राज्य मंत्री थे। सवाल है कि क्या एससी एसटी ओबीसी के नेता जो बीजेपी में है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या उनका माइंडसेट आरएसएस वाला है। जितनी समझ अमित शाह को है, मुझे लगता है कि 2024 से पहले अमित शाह को ठोस एससी एसटी ओबीसी के लिए करना चाहिए। हम लोग किसी के दुश्मन नहीं है। 60 साल तक बहुजन समाज कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर साहब, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये सब कांग्रेस के मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। तब कांग्रेस आराम से इस देश में मनुवादी कुव्यवस्था, जातिवादी कुव्यवस्था को बनाए हुए थी। उसके बाद जब से बीजेपी आई है तब से यही कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर बीजेपी को वोट चाहिए बहुजनों का, तो उसके लिए बहुजनों के लिए काम करना पड़ेगा, जो अभी दिख नहीं रहा है। वो भले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो आदिवासी राष्ट्रपति बना रहे हैं, दलित राष्ट्रपति बना रहे हैं। पहली बार उन्होंने, कांग्रेस ने 60 साल तक जाति देखकर कार्रवाई की, बीजेपी पार्टी देखकर कार्रवाई कर रही थी। लेकिन एक बड़ी चूक हुई है और वो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना, उनको सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करना। और इस चूक का अंदाजा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तो होगा। देखते हैं वो इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं। उन्होंने अब वैसे अपने छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम को इस पर लगा दिया है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा कह रहा हूं, इस देश में मुस्लिम पहले नाराज थे, फिर शेड्यूल कास्ट नाराज हुए, अब ओबीसी आधा नाराज हो चुका है, आधा से ज्यादा, और ट्राइबल अब पूरी तरह से नाराज हो चुका है। इसलिए 2024 में बीजेपी का दाल तो गलता हुआ नहीं दिख रहा है, हमसे लिखवा लीजिए। बीजेपी बाई पर कूद रही है। टीवी अखबार वोट नहीं गिरा देगा। वोट दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसानों के पास है, और ये वोट तभी बीजेपी को मिलेगा जब उनके लिए काम करेंगे। उन्होंने काम नहीं किया है, नौकरियां खत्म की, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया, और सबसे बड़ी बात
जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी क्रिमिनल्स हैं, जो जातिवादी हैं, उन्होंने जानबूझकर इस सरकार में इतने ज़्यादा अत्याचार किए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के जो कर्मचारी, अधिकारी, बिजनेसमैन हैं वो नाराज हैं। नए लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के रास्ते बंद किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री को ये सब सोचना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हो तो अच्छा होता, लेकिन सोचिए किस तरह से बीजेपी खेल करती है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया, उसको समय नहीं दिया। पहले तो वहाँ के गवर्नर ने 2 दिनों तक लटकाए रखा, बाद में शपथ दिलाना पड़ा। फिर उसके बाद तुरंत कहा कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा मौका दिया गया, जानबूझकर मौका दिया गया और ये कहा गया, सोचिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के 17 विधायक अनरीचेबल हैं। 17, 4-5 विधायक ही अगर अनरीचेबल हो जाए तो सरकार नहीं बन पाएगी। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जो कहा था कि हम इस बार खेला करेंगे, वो होता दिख रहा है। और साफ है कि कम से कम 17 विधायक अनरीचेबल हैं। बीजेपी के भी कम से कम 5 से 10 विधायक अनरीचेबल आ रहे हैं। और ये लोग अगर अनरीचेबल रहें और अगर ये लोग मतदान में शामिल नहीं हो पाए तो नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल कर जाएंगे। ये फिर बड़ी खबर जो आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन 2024 में टीवी अखबार अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो इसके लिए जिम्मेदार होगा टीवी अखबार। दरअसल टीवी अखबार ने अपनी चाटुकारिता के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए, अपने फायदे के लिए नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा कोई धोखा दिया है तो मनुवादी, जातिवादी पत्रकारों ने, जिसने इस देश के बेरोजगारों से सरकार को काट दिया। बेरोजगारी की खबरें नहीं दिखाई, लोगों की तकलीफें नहीं दिखाई, महंगाई की खबरें नहीं दिखाई। और इस वजह से धीरे धीरे ही सही पूरा देश धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ हो गया। सोचिए, बीजेपी ने वो काम जरूर किए हैं, राम मंदिर का मुद्दा, लेकिन राम मंदिर से नौकरी नहीं मिलेगी। और धर्म के नाम पर एक बार वोट दे सकता है, हर बार आपको नहीं देगा। बेरोजगारी और भूखे पेट भजन नहीं होता है। टीवी अखबार ने हिंदू मुस्लिम के एजेंडा को चलाया, लेकिन उससे एक बार आप वोट ले सकते हैं। अब चूड़ी टाइट के बदले लोग जो चूड़ी टाइट चाहते थे उन्हीं की चूड़ी टाइट हो रही है। 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं लेकिन अब तक नहीं दी जा रही है। तो टीवी अखबार ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। और टीवी अखबार कह रहा है 400 पार, लेकिन सवाल है कि वोट तो टीवी अखबार को देना नहीं है, टीवी अखबार के पत्रकारों को देना नहीं है। और पूरा सवर्ण समाज चूड़ी टाइट के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, ईवीएस आरक्षण के नाम पर वोट भी दे दे तो 15 से 20% से ज़्यादा वोट वो पहुंचता नहीं है। बस फर्क इतना है कि अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक नेता एकजुट हो जाए तो बीजेपी को लेना का देना पड़ सकता है। एकदम गांठ बांध लीजिए। तो 2019 के मुकाबले 2024 में बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। और टीवी अखबार के हवा बनाने के बावजूद भी खबर काम चल नहीं रहा। सोचिए, नीतीश कुमार के लिए फ्लोर टेस्ट बहुत महंगा हो रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। और कहा जा रहा था कि इस बार उनका काम आसान होगा, लेकिन बीजेपी फंस गई है, आज जेडीयू फंस गई है, नीतीश कुमार फंस गए हैं। और हो सकता है कि वो फ्लोर टेस्ट में नाकामयाब हो जाए। इसके पीछे का पूरा मैथमेटिक्स ये है कि नीतीश कुमार के पाले में लगभग 45 विधायक हैं, उसमें से 10 से 15 विधायक, 12 विधायक लोकसभा लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए, अब उनको 15 से 18-20 सीटें मिलेगा। 17 उनके विनिंग कैंडिडेट हैं। नए जो उनके विधायक हैं उनमें कोई संभावना नहीं है। तेजस्वी यादव के पास आज के डेट में गठबंधन के अलावा उनके पास अपना 30 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें वो चाहें तो 10 से 15 अपने कैडर को, क्योंकि उनका कोई भी लोकसभा सांसद जीता हुआ नहीं है, तो ये उनके पास प्लस पॉइंट है। वो 15 अपने कैडर को दे सकते हैं और 15 सीटें उनके पास एक्स्ट्रा है जो ऑफर के तौर पे जो लोग अनडिस्ट्रीब्यूट आ रहे हैं उनको दे सकते हैं। और यही नीतीश कुमार का खेल फंस रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया की वजह से दलित, पिछड़े, आदिवासी जो एकजुट हुए हैं, तो इन तमाम नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार ने गलत किया है। बिहार में नौकरियां मिल रही थी, हेल्थ सिस्टम को ठीक किया जा रहा था, और तेजस्वी यादव ने जो तेजी दिखाई लगातार इस गठबंधन में, वो ठीक उनके लिए कारगर हुआ है, काम कर गया है। और नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास न कर पाए तो कोई चमत्कार नहीं और कोई हैरान मत होइएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो बड़ा जो चेहरा उभर कर आया है, जिस तरह से उन्होंने लगातार नौकरियां दी है, उससे उनका पक्ष मजबूत हुआ है। और जाति जनगणना,
आरक्षण, सरकारी नौकरियां, ये बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से बिहार के सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर उभरे हैं। तो नीतीश कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ बीजेपी भी फंस गई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे या इस बार बीजेपी उनको फंसा देगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।